आज के खुशनुमा वातावरण में प्रस्तुत है एक नया शीर्षक NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभावना वक्र, जिसे कि सामान्य प्रायिकता वक्र भी कहा जाता है। और NPC विभिन्न शोधों के हिसाब से, विभिन्न विषयों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य संभावना वक्र आज की ऐसी आवश्यकता है कि विविध विज्ञानों में इसका प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा भी इससे अछूता नहीं है। यदि किसी चर से संबंधित प्राप्तांक वितरण किसी ग्राफ पेपर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे तो घंटे जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, खासकर तब जब वितरण का परिक्षेत्र बड़ा होता है। यही आकृति सामान्य संभावना वक्र कहलाती है। यह सामान्य संभावना वक्र जो समाजशास्त्र के हमारे शोध हैं उसमें भी काम में आता है। सामान्य संभावना वक्र से आशय, मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभावना वक्र एक गणितीय वक्र है जो आवृत्ति के वितरण को सामान्य रूप से निरूपित करता है। जब हम किसी परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर आवृत्ति वितरण बनाते हैं और इसे ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो जो वक्र बनता है उसे अवलोकित वक्र कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर्व। जब यही किसी बड़े यादृच्छिक समूह के आंकड़ों पर अवलंबित होता है तो वक्र की आकृति घंटे के आकार की, यानी कि बेल शेप्ड होती है। समूह का आकार बड़ा होने पर यह घंटाकृति ही सामान्य संभावना वक्र यानी कि NPC या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नाम से जानी जाती है। इस संबंध में डॉक्टर D.N. श्रीवास्तव लिखते हैं, सामान्य संभावना वक्र एक गणितीय आदर्श वक्र ही नहीं है, बल्कि यह एक सैद्धांतिक वक्र भी है जिसकी पूर्ण प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन इसके बाद भी व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित चरों के अध्ययन में इस वक्र का बहुत अधिक उपयोग है। असल में यह सममिति है। सममिति मतलब कि अगर इसके बीच से देखा जाएगा एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन तो आपको लगभग एक रूपता से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि डाटाज का वितरण भी लगभग बराबर बराबर होता है, जो कि व्यावहारिक और वास्तविक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भले ही इसका जो है सैद्धांतिक या 100% इस्तेमाल करने में झिझका जाए, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए NPC को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यथार्थ तथ्य यह है कि सामान्य संभाव्यता वक्र का व्यावहारिक उपयोग है और इसे सांख्यिकीय परिक्षेत्र से जुड़े अध्ययनकर्ता को जानना ही चाहिए। इसकी कतिपय प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। पहली बात, आकृति, शेप। सामान्य प्रायिकता वक्र का आकार घंटाकार, बेल शेप्ड, पूर्ण सममिति, सिमेट्रिकल, एकल बहुलांकी, यूनिमॉडल तथा सामान्य वक्रता वाला मेसोकार्टिक होता है। इसके मध्य में सर्वाधिक प्राप्तांकों की संख्या होती है। तो कैसा होता है ये? बेल शेप्ड होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक बेल शेप्ड है और इसमें जो सबसे अधिक है वह इस परिक्षेत्र में, जो इसके ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे अधिक दिखाई पड़ेंगे। और जबकि सब और चर या विशेषता यहाँ दी हुई है, यहाँ -इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और ये +इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस तरफ आवृत्तियाँ दिखाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा आवृत्तियाँ इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। यह बेल शेप्ड कर्व ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। दूसरी बात, सामान्य संभावना वक्र का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य प्रायिकता वक्र NPC की गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन को इस प्रकार दिया जा सकता है। इससे NPC का x अक्ष से विस्तार और y अक्ष की ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है। x अक्ष से विस्तार और y अक्ष की ऊंचाई, इन दोनों का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं y बराबर n/σ√2 पाई इंटू ई, उसके ऊपर पावर है -x² सिग्मा स्क्वायर। यहाँ x क्या है? x बराबर है मध्यमान से विचलन, यानी कि x = x - m, और y बराबर है x अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, और n बराबर है कुल आवृत्ति का टोटल। सिग्मा
प्राप्तांकों का मानक विचलन, ई स्थिरांक जिसका मान 2.71828 होता है, और पाई का स्थिरांक जिसका मान 3.1416 होता है। तो ये आप देख रहे हैं, यह फार्मूला बहुत ही उपयोगी है और सामान्य संभावना वक्र के समीकरण के रूप में आप इससे परिचित होंगे। केंद्रीय मानों की समानता, केंद्रीय मान कौन कौन से होते हैं? मीन, मीडियन, मोड, है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इक्विलिटी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, सामान्य संभावना वक्र में केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मानों में समानता रहती है। कहने का आशय यह है कि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों का मान एक ही होता है, यानी जितना मीन आएगा उतना ही मीडियन आएगा और उतना ही मोड आएगा। अर्थात ये तीनों ही एनपीसी के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी m इज इक्वल टू MDN इज इक्वल टू MO। चौथी बात, विषमता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सामान्य संभावना वक्र में पूर्ण सीमितता पाई जाती है, अतः सामान्य संभावना वक्र का विषमता गुणांक 0 माना जाता है, अर्थात SK इज इक्वल टू 0। स्क्यूनेस जो है वो हमेशा 0 रहती है, क्योंकि सिमेट्री है और जितना ठीक मध्य के इस तरफ है उतना ही ठीक मध्य के दूसरी ओर है, और उसके बाद फिर वो चूंकि इसका विस्तार माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, अनंत तक विस्तारित। अगली बात, वक्रता या कुकुदता गुणांक, कोफिशिएंट औफ कर्टोसिस, सामान्य संभावना वक्र एनपीसी न तो बहुत अधिक नुकीला होता है और न चपटा, बल्कि यह औसत ऊंचाई वाला वक्र होता है। सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान 0.263 होता है, अर्थात KU इज इक्वल टू 0.263। ये ध्यान रखना है, और जब भी हम शोध कार्य करते हैं तब इसकी उपयोगिता उस समय हमें परिलक्षित होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान देने योग्य बात, और हमेशा जब भी आप इसका चित्र देखेंगे एनपीसी का तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि यह अनंत स्पर्शी है, और सामान्य संभावना वक्र के दाहिने और बाएं छोर को यदि एक्स अक्ष पर निरीक्षित किया जाए तो दिखाई पड़ेगा कि इसका विस्तार ऋण अनंत यानी कि माइनस इन्फिनिटी से धन अनंत यानी प्लस इन्फिनिटी तक फैला होता है। इसी कारण सामान्य संभावना वक्र के दाएं और बाएं सिरे कभी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसके पैरेलल चल रहा होता है। अपनी इसी विशेषता के कारण इस वक्र को अनंत स्पर्शी कहा जाता है, जैसा कि अभी जो चित्र दिखाया था उस चित्र से भी स्पष्ट हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये अनंत है और ये भी इस तरफ देख रहे हैं आप, ये अनंत दिख रहा है। तो यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक विस्तार है, और ये आवृत्तियाँ हैं इस सिरे पर, और ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बीच में आप देखिए यहाँ पर सबसे अधिक होती हैं, यहाँ पर ये जो 68.26% और यहाँ से यहाँ तक का जो वितरण है वो 96.44% है। तो ये एक सामान्य प्रायिकता वक्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगली बात, क्षेत्रफल संबंध। सामान्य प्रायिकता वक्र एनपीसी एवं आधार रेखा के मध्य का क्षेत्रफल सामान्य प्रायिकता वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है। प्राप्तांकों का ±1 सिग्मा के अंतर्गत वितरण या जनसंख्या का 2/3 क्षेत्रफल यानी 68.26% भाग इसमें आ जाता है। अभी आपने देखा था कि इसका जो भाग था वो 34.13% यहाँ है, 34.13% यहाँ है। इन दोनों का आपने टोटल कर दिया तो ये आ जाएगा 68.26%। इसी तरह से अगर मान लीजिए -2 सिग्मा से और +2 सिग्मा का विस्तार देखना चाहेंगे तो ये 13.59, 34.13, 34.13 और ये 13.59 इसको जोड़ देंगे तो -2 से +2 के विस्तार का हमें पता चल जाएगा। इसलिए इसको समझना आवश्यक है। और अगर मान लीजिए हम ये -3 सिग्मा से और +3 सिग्मा के बीच का विस्तार देखना चाहेंगे तो इसके बीच में जितने भी पड़ रहे हैं अब तक जितना था उसमें 2.14 में 2 का गुणा करके और उसमें जोड़ दिया जाएगा, तब वो स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये 68.2% भाग बीच में आया और उसके बाद +-2 सिग्मा में 95.44% सेक्टर आ जाता है। और इसी तरह सामान्य संभावना वक्र के +-3 सिग्मा
यानी कि -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के विस्तार का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 99.72% क्षेत्रफल आ जाता है। यानी एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इसके बीच में आ जाती है। चूँकि ±3 सिग्मा के अंतर्गत वितरण या जनसंख्या के 99.72% प्राप्तांक आ जाते हैं, अतः व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु यह मान लिया जाता है कि सामान्य प्रायिकता वक्र के ±3 सिग्मा के बीच लगभग समग्र परिक्षेत्र या प्राप्तांक आ जाते हैं, और इसीलिए इसको एक बहुत ही अच्छा एनपीसी को माना जाता है और इसका इस्तेमाल होता है शोध कार्यों में। तो आपने यहाँ पर इसका विस्तार जो है पूरा देखा, और अब आते हैं मानक प्राप्तांकों में परिवर्तन, कन्वर्जन इन स्टैंडर्ड स्कोर्स। इसकी विशेषताएं चल रही हैं, और यह 8वीं विशेषता है कि सामान्य संभावना वक्र के प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांकों में परिवर्तित किया जा सकता है। मानक प्राप्तांकों को मानक दूरी यानी सिग्मा डिस्टेंस द्वारा व्यक्त करते हैं। यह जेड प्राप्तांक भी कहलाता है। इसका मतलब है जेड = x-m/σ या फिर बराबर x/σ, क्योंकि x x-m होता है, तो ये x के बराबर होता है, इसलिए x-m की जगह पे x रख दिया है, और सिग्मा अपनी जगह पे है। तो ये जेड स्कोर निकालने का तरीका है। अगली बात, चतुर्थांशों में समान अंतर। यह भी एक एनपीसी की विशेषता है कि इसके जो तमाम क्वार्टाइल्स हैं उसमें समान अंतर होता है, सिमिलर डिफरेंस इन क्वार्टाइल्स। सामान्य संभावना वक्र के पहले और तीसरे चतुर्थांश का मध्यांक से समान अंतर होता है। यह अंतर चतुर्थांश विचलन Q के बराबर होता है। इस समान अंतर को संभाव्य त्रुटि, प्रोबेबल एरर या PE कहते हैं, यानी कि जो भी है वो बराबर है, बराबर होते हैं। अगली बात, 10वीं विशेषता इसकी है कि Q व FD में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड FD। तो Q आपने अभी देखा था, और ये FD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन Q का मान प्रमाणिक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मान का लगभग 2/3 होता है। ये Q और FD का संबंध है। अभी हमने इनकी विशेषताओं का अध्ययन किया, अब हम विचार करते हैं कि इसका आखिर उपयोग क्या है। सामान्य संभावना वक्र के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एनपीसी। शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के अधिकांश चर सामान्य संभावना वक्र या सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप वितरित होते हैं। इसके अतिरिक्त मापन व मूल्यांकन के परिक्षेत्र में सामान्य प्रायिकता वक्र का अत्यधिक महत्व है। चिंता, बुद्धि, स्मृति आदि से संबंधित मापों, प्राप्तांकों को सामान्य प्रायिकता वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यह सामाजिक विज्ञानों के प्राप्तांकों, वितरणों को व्यवस्थित क्रम देने में सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करता है। इसके विविध उपयोग इस प्रकार हैं। पहली बात, किसी समूह में किसी दिए गए प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या ज्ञात करना। अगर मान लीजिए हमको संख्या ज्ञात करनी है तो वो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं कि कितनी रेंज में कितनी जनसंख्या आ रही है। दूसरी बात, किसी समूह में दिए गए 2 प्राप्तांकों के बीच पाए जाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि जो 2 प्राप्तांक हैं और हमें क्या है कि इस प्राप्तांक से इस प्राप्तांक के बीच के कितने स्टूडेंट हैं, तो उसको भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। अगली बात, परीक्षण के प्रश्नों की कठिनाई स्तर को ज्ञात करना। इसको भी इसके माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, और यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जब हम आइटम एनालिसिस कर रहे होते हैं और प्रश्नों का निर्माण कर रहे होते हैं और टेस्ट बना रहे होते हैं, उस समय इसकी उपयोगिता और भी महत्वपूर्ण परिलक्षित होती है। अगली बात, योग्यता का प्रसार ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रायिकता वक्र के आधार पर विभिन्न उपसमूहों में इसे विभाजित करना, और इसमें एनपीसी का इम्पोर्टेंट रोल नकारा नहीं जा सकता। अगली बात है, किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों हेतु प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका कि किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्र हेतु प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करना। अब आप ये समझिए, ये इतना महत्वपूर्ण शोध के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि
जब भी पाठ्यक्रम के अंदर एनपीसी होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, तो प्रश्न पत्र बिना एनपीसी के बनता ही नहीं, क्योंकि एनपीसी किसी न किसी रूप में वहाँ पर पूछा जाता है। और ख़ास करके एनपीसी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये अधिक बार पूछा गया है और उपयोग तुलनात्मक रूप से कम पूछा गया है। लेकिन कुल मिलाकर के एनपीसी शोध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे साथियों के साथ अपना शेयर कीजिए इसे, और आनंद लीजिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।